बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मला हसन। उम्मीद करते जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। फॉर अ चेंज वेदर बदला है, हमने अपनी सेट की थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है और मैंने वॉक करना शुरू किया क्योंकि मेरा दिल कर रहा था आज सुबह सुबह वॉक करने का। कल मेरी टीम कह रही थी कि हम जो है ना स्टैंडिंग इंट्रो करेंगे, मैंने कहा ओके। और उसके लिए आज मैंने अपनी हील्स निकाली हैं। मैंने आपको मैं अगर दिखा दूँ कि मैं टेबल के पीछे कैसे चप्पल पहन के बैठ जाती हूँ, ये मैंने आपको अपना सीक्रेट बता दिया है। लेकिन आज मैंने कहा कि आज मैंने खड़े होकर इंट्रो करना है तो हील्स का इस्तेमाल मुझे लाजमी करना चाहिए क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप वॉक कर रहे हो तो अच्छे जूते नज़र आने चाहिए। और नॉर्मली बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब वो वॉक करते हुए या वैसे भी बड़े कम्फी जूते पहनते हैं। मेरी भी आदत है कि जब मैं सेट पे आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि बड़े कम्फी से जूते पहने हो और मैं आराम से बैठ के अपना शो करूँ। लेकिन आराम बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। और फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि आज सुबह सुबह आपको अपने सेट, जो अगर आप भूल गए हैं, वैसे तो आपको भूलना नहीं चाहिए, रोज़ हम सुबह आते हैं इसी सेट से आपके साथ मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, तो आपको याद आ जाए कि हमारे पास माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्पेस है। कोई नज़र ना लगाए इस स्पेस को, और ये अच्छी स्पेस है जिसको आज हम यूटिलाइज़ करें। उसके साथ साथ जी आपको पता है मुल्क के अंदर कुछ सियासी गहमा गहमी जारी रहती है, कुछ ना कुछ चलता रहता है और उस हवाले से हम बात करते रहते हैं। आगाज़ में आज कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिसका हम जिक्र भी करेंगे। जो मुल्क में सियासी तनाव है उसकी सूरत हाल के बीच में जो कह लेना पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो गई है। पीटीआई रहनुमा और कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा है कि इंसान हो या फरिश्ते मुज़ाकरात करेंगे, ताहम मुतालबात ना माने तो बानी पीटीआई के हुक्म पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाएगी। कल बैरिस्टर तैमूर साहब भी हमारे शो में आए थे और उनके मुताबिक भी कि उनकी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ की कि ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है वो ना चलाई जाए और मामलात पहले ही टॉक के ज़रिए हल हो जाएं। लेकिन फ़िलहाल अभी जो उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट है उसके हवाले से भी मैंने कोट किया है। अभी हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कम नहीं हुए कि मौलाना फजल रहमान साहब की जो तमाम तर तोपों का रुख कह ले या थोड़ी बातें हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ होना शुरू हो गई हैं। और मदारस के हवाले से बिल पर जो हुकूमती वादा खिलाफ वर्जी पर कारकुनों को इस्लामाबाद की जानिब मार्च के लिए तैयार रहने की भी मौलाना साहब ने हिदायत कर दी है। हुकूमत ने जी इस मामले से निपटने के लिए मदारस की जो रजिस्ट्रेशन है उस लहाज से मुतल्लिक उलमा मशाइख का इजलास जो है बुलाकर उलमा को मुतमईन करने की कोशिश की है। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने इस इजलास को उलमा को तकसीम करने की साजिश करार दिया है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि मदारस बिल पर हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है। अगर उन्होंने कोई तरमीम दी तो उसे कबूल करना तो दूर की बात है, तजवीज़ को चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मदारस के बिल पर जी नवाज शरीफ साहब हों, आसिफ अली जरदारी हों, सेनेट, कौमी असम्बली सब मुत्तफ़िक हो गए थे, तो सदर ने इस मदरसा बिल को एतराज़ात के साथ वापस क्यों भेजा। इस सूरत हाल में जी मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर मफाहमत का मशवरा दिया है। मुल्की सियासत के हवाले से आपको पता है ये चंद डेवलपमेंट्स थी जिसमें हमने मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन मुज़ाकरात की बात तहरीक इंसाफ की जानिब से पहली दफ़ा नहीं की गई या हुकूमत ने भी बारबहा में राना सनाउल्लाह साहब को भी सुनी थी, उन्होंने कहा कि हम बैठने को तैयार हैं, तहरीक इंसाफ तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ कहती है हुकूमत बात करने को तैयार नहीं है और फिर जब हुकूमत तैयार होती है तो तहरीक इंसाफ कहती है कि हम तो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी। मियाँ सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैफुर रहमान साहब, भी हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात तो बारहा तहरीक इंसाफ करती है, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि अभी जो बात हो रही है इस हवाले से कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे, ये कोई नतीजा खेज होंगी? नहीं, देखें नतीजा खेज का बात का तो हमारे यहाँ डेडलाइंस भी आ जाती हैं। आपने देखा दिस इज़ द फाइनल कॉल, इसके बाद जी हम 14 दिसंबर 9 इस तरह करके जो डेडलाइन से मुकर्रर करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में कोई फाइनल डेडलाइन नहीं होती। पॉलिटिक्स को जैसे कहते हैं ना आर्ट ऑफ द पॉसिबल, मैं इसे कहता हूँ आर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। यू हैव टू बी प्रैग्मेटिक, यानी आपको चीज़ों को प्रैग्मेटिकली देखना है। और पॉलिटिक्स और डिक्टेटोरियल जो निज़ाम है उसमें यही तो बुनियादी फ़र्क है कि ये मशावरत है, इसमें कभी आपकी कभी मामे दी है कभी चाचे दी
तो ये होता है कि कभी आपकी बात मानी, कभी फुप्पा नाराज भी हो जाती है। ये वाले खानदानी मसले में। लिटिल फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल, ये जो रिजिडिटी है ना, ये तो मेरा ख्याल करेक्टरिस्टिक है डिक्टेटर्स का, कि अगर हम कह देंगे जी मैंने एक बस लाइन ड्रॉ कर लिया और इसके आगे मैं ना पीछे हटूंगा ना आगे जाऊंगा, तो फिर वो मुशावरत या मुफाहमत वो तो खत्म होगी ना। साहब आपको नहीं लगता कि विद टाइम चीजें बहुत रिजिड हो गई हैं आप सियासी जमातों की तरफ से भी? हम एज ए सोसाइटी वी आर रिजिड सोसाइटी। कुछ मुझे लग रहा है कि बिगेटरी है, फेनेटिसिज्म है थोड़ी सी, वो एक ऐसा मिक्सचर है कि जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ नहीं जाने दे रहा। एक डॉगमा प्रिवेल कर रहा है, यानी लोगों ने कुछ ऐसा एतकाद बना लिए हुए पहले से, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशंस। उसके बाद हम सोचने को तैयार नहीं है। वो जाविया निगाह आपका वही बन गया जो मैंने सुना कभी, और कभी मैंने तहकीक नहीं की, कभी मैंने चैलेंज नहीं किया। जैसे एक टैबू होता है ना जी, एक टैबू मैंने बना लिया और मैंने कहा कि इसके आगे ना मैंने सोचना है, ना मैंने बात करनी है, ना बात करने देनी है। और ये अफसोसनाक बात है कि जो सियासी कायदीन है वो एक तरह आपके मुअल्लम की तरह होते हैं, वो लीडर्स होते हैं। सियासी कायदीन खुद अपडेट नहीं हुए। ये 75 साल के हो गए हैं सारे, और मैं गुज़िश्ता 40 साल से सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इंटरेक्ट कर चुका हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ अब्रॉड, इधर भी। और मैंने एक प्रोग्राम में बल्कि कह दिया, मेरे से नाराज हो गए, मैंने कहा जी मैंने ज़्यादातर को बोंगा ही पाया। और मुझे अफसोस भी हुआ, ये नहीं कहना नहीं चाहिए, हमारे लीडर्स हैं वो, तो मैं जरा चूंकि देसी ज़बान में जरा कह रहा हूं, नहीं देसी ज़बान यानी वो कोशिश नहीं करते लर्न करने की। अच्छा सफर साहब, मेरा सवाल यह कि यहाँ पर ये जो सूरत हाल है, जाहिर है हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैच्योरिटी, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, एज ए नेशन हमारे अंदर भी वो मैच्योरिटी नहीं आ रही। हम भी वो जो कह लेना एक ब्लाइंड सपोर्टर्स की फॉर्म में लगे हुए हैं, जो जिस सियासी जमात के साथ है वो वहाँ पे है। डू यू थिंक कि ये जो अभी सिनेरियो क्रिएट हुआ है इन आवर पॉलिटिकल पिक्चर, इससे सियासतदानों को तो नुकसान हो रहा है, अवाम भी कहीं ना कहीं नहीं, इसमें सफर ही मुल्क कर रहा है। देखिए मैंने एक कॉलम लिखा था अपने अंग्रेजी अखबार में, जिसमें मैंने कहा था कि सोसाइटी अगर टिके कर जाए तो गवर्नमेंट जितनी मर्जी किसी बड़े पाक साफ, बड़े ऑनेस्ट आदमी की हो, बड़े करिज्मेटिक लीडर की हो, वो सोसाइटी को एकदम उस डिक्लाइन से निकाल नहीं सकेगा अपने करिज्मा से। जैसे आजकल भी एक करिज्मा फॉलोइंग भी बड़ी है, और कुछ लोग करिश्मा की बजाय मैनेजमेंट पे जोर देते हैं। जैसे खान साहब है, वो करिश्मा की उधर उनकी पूरी लाइन है, इधर जो है वो कहते हैं जी हम मैनेजमेंट के साथ मसाइल हल करेंगे। तो अगर सोसाइटी ग्रो ना कर रही हो, क्योंकि मैंने बाहर के मुल्कों में जाके देखा कि वहाँ क्या ऐसा क्या टेलिस्मैन है उनके पास, ऐसा क्या जादू की छड़ी है। तो मैंने देखा कि हर वक्त तो एक सेवियर तो नहीं आता आसमानों से उतर के, कि जो वो हर वक्त आके आपको एकदम कौम को निकाल देगा हर चीज़ में से। तो इट इज़ द सोसाइटी जो जब ग्रो कर रही हो तो हुकूमतों का जो कमजोरी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। हमारे यहाँ यही तो चीज़ है, एज ए सोसाइटी हम इवॉल्व नहीं कर रहे। उसकी एक वजह यह है कि हम आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज हैं, यानी वी ओ आर एलिजियंस टू अ नंबर ऑफ, हम एक ही वक्त में मगरिब हैं, हम एक ही वक्त में मशरिक हैं, हम ही कभी पंजाबी हैं, कभी कुछ हो जाते हैं। तो उससे हम जाके ना हम एक हम किसी एक चीज की ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। और उसमें हालांकि मैं समझता हूँ कि हमें कभी कोई क्राइसिस अगर आ जाए तो आप देखेंगे किस तरह हम इकट्ठे होते हैं, और उस क्राइसिस के लिए हम नबर्द आजमाने को तैयार होते हैं। तो लोग हमें ये, जैसे हमारे यहाँ जब इंडिया ने जंग मुसल्लत की तो हमें लोग बताते हैं कि किस तरह लोग जाके बॉर्डर्स पे चले गए, यंग लोग, और जाके उन्होंने कहा कि वी वांट टू फाइट इंडिया। हालांकि वो फाइट करने का वो तो उनके पास ये तो एक मॉरली सपोर्ट होती है जो आप दे सकते हैं। लेकिन ये था कि मॉरली हम इतने स्ट्रॉन्ग थे, यानी अब वो इसलिए था कि क्लैरिटी ऑफ अप्रोच थी। अब क्लैरिटी नहीं रही क्योंकि हम बांध की बोलियां बोल रहे हैं, और उसमें ख़ास तौर पे फेक न्यूज़, ये सोशल मीडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये जो आपके ऊपर बॉम्बिंग हो रही है प्रोपेगेंडा की, तो वो आप किसी ना किसी के इन्फ्लुएंस में आगे आप अपनी सोच को बिल्कुल महदूद कर लेते हैं। मुझे कल एक साहब कहने लगे कि जी आप साहब इकोनॉमी की फिगर्स आ रही हैं कि पीटीआई के दौर में बहुत ज़्यादा इशारे अच्छे थे, अब कम है, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आप हमें बताएं। मैं कहा जी मैं भी आई एम रिलाइंग ऑन इकोनॉमिस्ट। तो इकोनॉमिस्ट जो मेरे पास आते हैं, जो खां का लवर है वो कहता है खां जैसा दौर ही नहीं था, जो नवाज शरीफ का लवर है वो कहता है उस जैसा दौर नहीं था। तो मैं क्या उसमें से मैं कैसे ड्रॉ करूँ लाइन। तो ये इसलिए हमारे यहाँ जो ज़्यादा चीज़ पावरफुल है वो आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, और बाकी एनालिसिस सारे नीचे हैं उसके। मैं अगर आपके पास यहाँ बैठा हूँ या मेरे साथी जो भी होंगे, वो पहले लाइक्स एंड डिसलाइक्स के राय में बात करेंगे कि आप मुझे सवाल करेंगे, मैं कहूँगा ये तो खान साहब को हिट होगी,
ये तो शहबाज शरीफ को हिट होगी, मैंने किसको फेवर करना है, मैं उस तरह का एनालिसिस दे दूंगा। सो दिस इज बीइंग अनफेयर, दिस इज बीइंग अनफेयर। लेकिन डोंट यू थिंक कि आजकल तो यही है हर एक जगह पे, इवन हम लाइक्स डिसलाइक्स के अलावा आप किस पार्टी या किस एक स्पेसिफिक शख्सियत की तरफ इंक्लाइन है, हम वही चीजें या वही चीज सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारी तो होती है इंसान और विद टाइम क्योंकि ये चीज डेवलप नहीं कर दी गई सफर रहमान साहब हमारी नेशन के अंदर भी, कि हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें पसंद है। मेरा ख्याल है कि हम ये चीज कहते हैं ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, Yeah. यानी जो सच्चाई है वो स्ट्रेंजर लगती है आपको, फिक्शन आपको बहुत अच्छी लगती है। आप देखेंगे माजी में किस्सा गो होते थे स्टोरी टेलर्स, वो चौकों में, सड़कों पे, यानी इधर किनारों पे बैठ के, बागों में और पार्क्स में बैठ के वो स्टोरी सुनाते थे। ये लाहौर में भी था पहले ये कल्चर। तो वो उनके इर्दो पेश लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो फिर एक स्टोरी निकालते थे, वो हातम ताई की स्टोरी हो जाए, वो किसी और की हो जाए, और उसमें बड़ा लुत्फ आता था। अच्छा, वो एक इसे कहते हैं अंग्रेजी में विकेरियस प्लेयर। अब जब हीरो किसी को मुक्का मार रहा है और विलन जो है उसके जलील हो रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है वो हीरो मैं हूं और विलन वो है। इसी तरह अगर इसी तरह कोई इमरान खान का लवर है, वो समझ रहा है कि यार मैं इमरान खान, ये हीरो है, ये जो विलन है ये शहबाज शरीफ है, या जो कोई इस तरह वैस अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत पहले ही बड़ी परेशान है, और वो कहते हैं जी पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, दंगा फसाद करते हैं। अब मौलाना साहब भी नाखुश हो गए एक बार फिर से, जिनको बड़ी जो कह लें ना जतन करके मनाया गया था। अब मौलाना साहब की नाराजगी, आपको लगता है ये इस हुकूमत मुतहम्मिल हो सकती है मौलाना साहब की नाराजगी? मेरा ख्याल है कि इनके शौक अब्जॉर्बर बहुत मजबूत है शहबाज शरीफ के। ये मैंने इनको देखा है कि ये इस हद तक लचक है इनमें, कि इनके जो भाई हैं, मैंने उनके साथ बहुत ट्रैवल भी किया, इंटरनेशनल भी और बाहर भी, अब्रॉड भी, और इधर भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। मैं इनके हेलीकॉप्टर्स में, इनके जेट प्लेन्स में, वहाँ मुझसे भी बहुत सी ये बात करते थे। लेकिन इनका असल में चूँकि पैशन है परपेचुएटिंग अपने इख्तियार को, इक़्तिदार को तवालत देना, तो ये अपने भाई से थोड़े मुख्तलिफ हैं शहबाज। ये कहते हैं कि वो समझ रहे हैं कि मैं चूंकि आई एम सुप्रीमो, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। सुप्रीमो में एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है ना, खान साहब में भी ओवर कॉन्फिडेंस है। अब ओवर सेंट्रलाइज्ड पार्टी है वो भी, देखा जाए तो वो सारी पार्टी खुद ही, उमर यूं मेरे छोटे भाइयों की तरह, ही लव्स मी वेरी मच, और मेरा उससे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है। लेकिन बात का मुझे अफसोस होता है उसके पास इतने अच्छे वर्केबल मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस हैं, और मैंने और उसने 5 हफ्ते इकट्ठे रहे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो वहाँ एक एक्सरसाइज कौमी सलामती कराते हैं। ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो हमें सेक्रेटेरिएट मिले हुए थे, आर्मी के बैटमैन मिले हुए थे, तो हम एक्सचेंजेस करते थे। तो वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम वन अनदर। तो हमारी स्पीचेस भी थी, उसमें उसने वर्केबल मॉडल्स दिए, फिर मैंने उसकी वाइंडिंग अप स्पीच मेरी थी कंक्लूडिंग। तो लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जब वो कहता आगे कि जी जो खान कहेगा वो उसका फैसला होगा, वो मेरा होगा। भाई आफ्टर ऑल ये तो निज़ाम ही मशावरत का, ये तो फिर वही बात होगी कि जो जी नवाज शरीफ कहेगा वो हम करेंगे। तो बात यह है कि फिर आपने चेंज किया लाइन। लेकिन जब वो अपनी कर रहे हैं लीडरान सैफुर रहमान साहब, तो मसला ये है कि वो तो chaos मच रहा है, क्योंकि इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि किसी को समझ ही नहीं आ रही कि किसने किसकी तकलीद करनी है। मुझे तो आप ये कह रही हैं इख्तलाफात, मुझे तो वो दुश्मनी से लग रही है। और वो उनकी आपने देखे, ये इनके अंदर से दे आर वेरी कंफर्टेबल। मैं आपको हकीकत बताऊं, क्योंकि इनके रीजन फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो अवाम नहीं है, ये हकीकत में असल जो हुआ। आई एम सरप्राइज्ड। अब फिर क्या है ये? हाँ, इनका रीजन फॉर एग्जिस्टेंस जो है वो, बहरहाल वो लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ताकत भी नहीं है अभी तो, इक्तदार में भी नहीं है, ऑपोजिशन के दौर के रोल के ऊपर भी वो कोई इतनी जो कह लें उनकी इम्पैक्टफुल सिचुएशन इस वक्त नहीं है। तो डोंट यू थिंक कि उनका तो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस यही होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास उनके सपोर्टर्स के अलावा कुछ भी नहीं है बज़ाहिर तौर पर। किन का रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस आप कह रही हैं? कि खान साहब? जी आपने लीडरान की बात की। हाँ नहीं, लीडरान का देखें, उनका खान साहब का एक ग्लैमर तो है ना, वो ग्लैमर उनका बिखरा है। वो ग्लैमर उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे उर्दू में हम कहते हैं जोम देता है उनको, फैसले जो विम्सिकल, जैसे मुतलवन मिजाजी पर अपने मूड के फैसले करना। अब वो कहते हैं कि जी मेरी पार्टी तो ऐसी ही है कि वो कहते हैं बैठ जा बैठ गई, लेट जा लेट गई। तो वो हम उन्हें ये तसव्वुर करते हैं कि वो थोड़े से मुख्तलिफ होना चाहिए था इन्हें, कि वो जाके इतने बड़े लीडरान हैं, उमर यूब हैं, असद कैसर हैं, मेरा इनसे बड़ा इंटरेक्शन है, कि ये जाके उन्हें कहते हैं खान साहब यहाँ पे हम गलत हैं, यहाँ पे देखें, वन मैन शो, एक शख्स कभी फाल्टर कर सकता है, फैसलों में गलती कर सकता है,
जब मैं कोई बात फैसला करता हूँ, आप मुझे कहती हैं कि नहीं सैफ साहब आप शायद इस तरह सोचें तो बेहतर हो, तो मेरा पर्सपेक्टिव बढ़ जाएगा, यानी ब्रॉड हो जाएगा। तो वहाँ पे पर्सपेक्टिव नैरो है। ये तकरीबन नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहा। मैं आपको हैरान कुन बात बताता हूँ, शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं उनकी बहुत सारी मीटिंग्स कैबिनेट की या उनकी जो उनमें भी मैं बैठा होता था बाज़ का, तो वो मैंने बड़े बड़े एनलाइटेंड मिनिस्टर्स, वन ऑफ द बैरिस्टर्स फ्रॉम लंदन, उनको उनके साथ इस तरह मुखातब होते देखा जैसे कोई बादशाह से होता है कि एक्सक्यूज़ मी सर, आई बेग योर पार्डन, कैन आई मेक अ सबमिशन सर, यानी 10 दफ़ा सर भी कहा। तो मुझे अफसोस हुआ कि यार ये लोग सिकोफेंसी के अलावा बात ही नहीं कर रहे। एक्सक्यूज़ मी सर एक दफ़ा कह दिया, बाद में अपनी बात करें। तो बात कम थी और उसमें सबमिसिवनेस ज़्यादा थी। तो उसने फिर उससे एक आपके अंदर एक प्राइड सा, एक एरोगेंसी आ जाती है। उसको आप जाहिर ना करें, लेकिन वो फिर आपसे गलत फैसले भी कराती है। तो मशावरत का तो वो सिस्टम ही था। तो गलत फैसलों में अली मीन गंडापुर साहब को रिप्रेजेंटेटिव रखना, बुशरा बीबी को अथॉरिटी देना, ये सारे आप समझते हैं गलत फैसले? इट वाज अ ट्रेजेडी, मैं समझता हूँ, क्योंकि देखा जाए तो हमने बुज़दार साहब का दौर देखा। अब चूंकि मैं एक बहुत बड़े अखबार और मीडिया ग्रुप से तल्लुक़ है मेरा, तो जंग दी न्यूज़ और GOB इनका है, तो मैंने एम्बेसडर ब्लोम का इंटरव्यू किया और उन्होंने पाकिस्तान में किसी को नहीं दिया इंटरव्यू। आई वॉज द ओनली पर्सन कि वो जियो पे भी चला, जंग पे भी, द न्यूज़ में टॉप स्टोरी थी वो। ये जो अमेरिका के एम्बेसडर आजकल, चाइना के भी एम्बेसडर का किया, तो इनसे मेरी मुलाकातें भी रहती हैं। तो चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, बेनज़ीर साहिबा सारी, बेनज़ीर वॉज आउटस्टैंडिंग, वैसे कमाल की शख्सियत थी। अच्छा, इनका मैंने देखा कि बुज़दार साहब को मैंने कहा कि आई वांट टू इंटरव्यू यू, उन्होंने फिर मेरे, वो इतने शाये थे, मीडिया शाये थे कि वो ना किसी से कहलवाया कि साहब साहब वो कहेंगे भाई यार ये मीडिया मुझसे नहीं संभाला जाता। अब देखेंगे आप कुछ भी हैं, ये नहीं मैं कहता कि आप कोई जरूर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हो या आप बड़े वोकल हों, लेकिन आप में ये इतने कॉन्फिडेंस, तो आपकी कैपेसिटी यही तो होती है ना। लीडर, देखिए लीडर आपको मोटिवेट करता है थ्रू कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आप देखें, महाज पे कमांडर खड़ा होता है, वो कहता है आगे बढ़ो, आपको, आप पीछे जाओगे तो आप तबाही है, आगे जाओगे तो फतेह फतेह। अब उन्हें पता होता है कि हमारी जानें खतरे में, बट उसकी जो कमांड है उसमें एक इतनी मोटिवेशन और ताकत होती है, मैग्नेटिज्म होती है। तो लीडर इज सपोज टू बी, वो लीडर ठीक है, जादूगर तो नहीं होता, बट लीडर शुड हैव सेम्बलेंस ऑफ दैट, कुछ ना कुछ उसमें वो चीज़ होनी चाहिए। लेकिन उनमें कोई लीडरशिप एबिलिटीज़ की बहुत कमी थी। बुज़दार साहब थे और मैं तो कई प्रोग्राम्स में कहता था यार उसको ना तनकीद करो, वो तो बेजुबान है, बहुत कम बोलते थे। लेकिन अब बाद मेरा सवाल फिर मौलाना साहब की तरफ आ गया। मौलाना देखें बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन है, बड़े अच्छे मुझे हुए खिलाड़ी हैं। वो शतरंज के, मैं समझता हूँ सियासी शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन वो एक, आप देखें उनके पास बड़ी स्ट्रीट पावर है, लेकिन उनकी स्ट्रीट पावर को कभी आपने वायलेंस इख्तियार करते नहीं देखा होगा। सो देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग। ये इस वजह से नहीं है, वो मुनज़्ज़म है, इसमें कोई शक नहीं। ये मुनज़्ज़म होना ये भी सही है, उनका मॉब उनके काबू से बाहर नहीं जाता, लेकिन वो साथ साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमने कुछ चीज़ों को इस हद से आगे नहीं ले जाना। तो वो उसमें एक बारगेनिंग चिप भी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो वो चूँकि उनकी, मैं बहरहाल बहुत सी चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे, ही वॉज अ वेरी गुड बारगेनर, पॉलिटिकल बारगेनर, यानी मैं उसमें कोई और बात नहीं कर रहा, वो तो फिर उनके ज़ाती एक फेल है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे पॉलिटिकल बारगेनर थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, ही वॉज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इनके वालिद थे फजलुर रहमान साहब के, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जो भुट्टो साहब ने किए थे, आपने मुखालफ, सबसे बड़े मुखालफ इनके वालिद साहब के लिए। सही, ये दैट इज़ ऑन रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो पुराना रिकॉर्ड है। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त का हालात का तकाजा ये है कि गवर्नमेंट विल समहाउ सबमिट, इसमें कुछ थोड़ा सा ले दे करके कल या परसों गालिबन मोहसिन नकवी आए भी हैं यहाँ एक बहुत बड़े मदरसे में, वो कि मौलाना उससे भी नाराज हुए कि जी आपने उस मदरसे में चले गए तो ये आप तकसीम कर रहे हैं। तो देखें फिर और पार्लिस फिर कैसे होगी, फिर ऐसे ही होती है कि मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, मैं उनकी तरफ चला जाऊँ, कि जनाब देखें आप कुछ सूझबूझ से मामला सॉर्ट आउट इसी तरह से। बाकी दुनिया में तो देखें, दुनिया में तो रेगुलेशन चलती है, मदरसा हो, आपके यूनिवर्सिटीज़ हों, सब कुछ हो, तो रेगुलेशन, कोई तो एक अथॉरिटी हो ना जो उनको रेगुलेट करे
ठीक है। फैसिलिटेट करे चले, रेगुलेट का लफ्ज अगर यानी आपके बुरा मुताबिक लगता है मौलाना साहब के मुतालबा ठीक है और उसको हुकूमत को कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे सॉर्ट आउट करना थोड़ी सी पड़ेगा। flexibility। थैंक यू वेरी मच सैफुर रहमान साहब, Thank बहुत you very शुक्रिया much। आपके वक्त। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब हम कुछ क्रिकेट की बात करेंगे। और क्रिकेट के हवाले से आपको पता है कि आज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच खेला जाएगा। और पाकिस्तान का 2019 के बाद जी ये पाकिस्तान का पहला दौरा है जिसमें वो तीनों फॉर्मेट्स में साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला करेंगे। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी समेत अहम खिलाड़ी जो स्क्वाड का हिस्सा होंगे, जिसमें अगर बात की जाए नसीम शाह की तो उनको आराम दिया गया है। मोहम्मद रिजवान कहते हैं कि जी टीम ने मुसलसल 3 बैरून मुल्क जो टूर्स किए हैं, उसके बाद मकामी हालात से हम कुछ फेमिलियर हो चुके हैं, कुछ स्किल आ गई है हमारे पास। साउथ अफ्रीका की जो मुश्किलात हैं उसमें घिरी के लिए कंडीशंस को बात कर लें। उसके अलावा अगर हम बॉलिंग अटैक के हवाले से बात करें तो क्या पाकिस्तानी टीम इज़ वेल प्रिपेयर्ड, इस पे हम तज्जिया भी लेंगे, बात करेंगे। और ये जो पाकिस्तान के जो स्क्वाड में हमारे प्लेयर्स शामिल हैं इनके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ ज़ीशान राना मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ज़ीशान, सबसे पहले तो ये जो 2019 के बाद मैंने बात की है कि पाकिस्तान तीनों फॉर्मेट्स के हवाले से खेलने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ। पहले ओवरऑल हम साउथ अफ्रीका की कंडीशंस पे बात करें, do you think Pakistani team is well prepared for 3 formats? To be honest, it's a very good omen कि Pakistan team is going to play all formats in South Africa. इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है ना वो आपकी सेट ऑफ क्रिकेट जो आप खेल रहे होते हैं। South Africa has always been a very tough customer to handle. और जितनी भी एशियन कंडीशन की टीम्स जाती हैं they primarily struggled. Except for the last time जब T20 सीरीज इंडिया खेलने गया है 2 months back, तो they defeated South Africa 3-1. लेकिन of all the Asian teams, I was surprised to see कि पाकिस्तान के जो मीडिया है, I mean I'm really happy that you're discussing this. पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है ना that was covering either the England-India series, I mean India and Australia series and England-New Zealand. सबसे ज़्यादा फोकस हमारा वैलिड होना चाहिए था साउथ अफ्रीका पे। आपको अक्रॉस फॉर्मेट्स का टूर कब मिलता है? तब मिलता है जब आपकी गेम अच्छी जा रही होती है और आप पोटेंट थ्रेट दे रहे होते हैं। Unfortunately for the last 2 years, since we lost the finals to England in Melbourne, T20 वर्ल्ड कप का, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस T20 में स्पाइरल डाउन की है। ऑन द कॉन्ट्ररी दैट यूज्ड टू बी द बेस्ट फॉर्मेट सूटेड टू अस, बिकॉज उसमें आपको इतना ट्रेन नहीं करना पड़ता। वन और ओकेजनल ब्रिलियंस जो है ना उसमें वन गुड नॉक, वन गुड स्पेल कैन टेक द मैच अवे। प्रेपरेशंस की बात की, पाकिस्तान का ये 3rd टूर है इन एज मनी इनफैक्ट द लास्ट 2 months जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। यानी कि वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वी वॉन द वनडे सीरीज, वी लॉस्ट 3-0 इन T20s। सो वहाँ से आपको 3-0 का डॉट पड़ा। आप ऑस्ट्रेलिया से लास्ट 7 मैचेस इन अ डॉट हारे हैं T20 के। यू ओनली मैनेज टू विन अगेंस्ट आयरलैंड बिफोर द 24 वर्ल्ड कप T20, देन यू लॉस्ट टू इंग्लैंड 2-0, इट शुड हैव बीन 4-0 हैड 2 मैचेस नॉट बीन रेन्ड ऑफ। तो आपका T20 के जो स्पेक्ट्रम है ना परफॉर्मेंसेस वो बड़ा डिप्लीट किया। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ दिस न्यू मैनेजमेंट आप न्यू फेसेस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं एंड यू वुड सी द लाइक्स ऑफ इरफान खान न्याजी, then Usman Khan, Sufyan Makeem, taking the field instead of those usual players such as Nawaz या खुशदिल शाह, जिनकी वजह से आपने अपने टैलेंट को बड़ा मैं कह सकता हूँ कि रोक के रखा। You didn't let them enter into हमने यूटिलाइज नहीं किया उनको। आपने बबल ऐसा क्रिएट किया था हरमला कि उसमें जो है ना आपके पास even if you're not performing like I said last time, तो you would still be a part of the team, जो कि स्पोर्ट्स के लिए डेट्रीमेंटल है। अब आ जाए कंडीशंस के ऊपर। हम ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बात करते हैं कि पर्थ में, गैबा में या ब्रिस्बेन में बाउंस बड़ा स्टीप होता है। साउथ अफ्रीका जो है ना ऑफर्स मोर स्विंग लाइक इंग्लैंड, एट द सेम टाइम इवन मोर बाउंस देन ऑस्ट्रेलिया। तो आपके प्लेयर्स बैक ऑन देयर हील्स जो है ना खेलने में इतने एक्सपर्ट नहीं है। वी स्ट्रगल इवन टू प्ले एट द चेस्ट हाइट, तो व्हाट टू टॉक अबाउट द आई लाइन हाइट जिसमें एग्जैक्ट बाउंसर आता है।
अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच जीता है, सीरीज जीती है अगेंस्ट श्रीलंका, एंड देयर बॉलर्स नो वन सॉ देम, आप किसो रबाडा, मार्को येंसन एंड डेन पैटरसन, उन्होंने हिलने नहीं दिया श्रीलंकन्स को, और उनकी बैटिंग हमसे बहुत बेहतर है। नाउ व्हाट यू हैव इज मोहम्मद रिजवान. I mean, I don't want to sound all negative. I hope Pakistan team does pretty well in the match. We all hope the same, yeah. Yeah, we all hope the same. But it's my job to be as candid and honest. Okay, what are our chances? I would give ourselves 40-60 against South Africa in the T20 series. Okay. Because Babar is yet to hit the form. Yes, it's a welcome back for Shaheen Shah Afridi. And we know कि bouncy wickets पे Haris is bowling pretty well. And Sufyan Mukim, the left arm Chinaman. ये आपके stars to look at होंगे. And if थिंग्स गो राइट, तो इरफान खान न्याजी पे जो है ना एक नॉक डी हुआ है. पाकिस्तान की चांसेस हमेशा जब भी आप साउथ अफ्रीका जाए, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो वी ऑल यूजुअली स्ट्रगल बिकॉज आपके ओपनर जो है बॉल को पुराना नहीं कर पाते, मिडल ऑर्डर जो है वो ज़्यादा नए बॉल से खेलने का आदी नहीं है, एंड देन यू हैव हैड द टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग विद एज मेनी ओपनर्स, चार ओपनर्स आपके खेलते हैं. सो उसमें जो ओपनर का स्लॉट है उसकी ड्यूटी कुछ और होती है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ और होती है, उसका रोल कुछ और होता है, मिडिल ऑर्डर का कुछ और रोल होता है. सो इट इज़ येट टू बी सीन कि आपके बैटर्स जो हैं, इट विल बी अगेंस्ट ऑनेस्टली बिटवीन योर बैटर्स एंड द बॉलर्स. एमरक नोरकिया इज वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद फर्स्ट टाइम वापस आया. तो दैट लैड क्लॉक्स अराउंड 148-150. इन दोज पिचेस 135 इज प्रीटी डिफिकल्ट टू कॉम्बैट. तो मैं एक्चुअल पिक्चर दे रहा हूँ कि आपकी ये प्रेपरेशन है, फिर आप देख लें. आपने बहुत मेजर रियलिटी चेक दे दिया सुबह ही. हम तो बड़े बबल में हैं कि अच्छा नहीं खेलने जा रहे हैं, क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन यू आर राइट कि ये हमारी ऑन ग्राउंड एनालिसिस है हमारा. एक्चुअली व्हाटएवर द शॉर्ट हिस्ट्री दैट आई हैव इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग ऑन द मीडिया, एक्चुअली आई एम वन ऑफ दोज हु हैज टू बी कैंडिड एंड ऑनेस्ट. नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड. ये रियलिटी चेक आपको मिलना चाहिए. हर वक्त आप किसी फैंटेसी में नहीं रह सकते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. ये रियलिटी चेक है जो हम ओवरऑल ऑन ग्राउंड हमारी सूरत हाल है. एक्चुअली आई जस्ट डोंट वांट टू रन दोस हैशटैग्स कि वी आर द बेस्ट टीम. वी आर नॉट द बेस्ट टीम. वी आर टियर 3 टीम. वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम उस टियर 3 से टियर 2 में आ जाएं. साउथ अफ्रीका टियर 2 की टीम है मेंस क्रिकेट में. देयर आर 3 टियर्स. आई हार्डली हियर पीपल के वो कहते हैं यार पाकिस्तान किस ग्रुप में है. अगर मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान टॉप टीम है, तो अगर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अच्छा ना कर सके तो हम कहेंगे यार पाकिस्तान टीम बड़ी ख़राब है. टीम ख़राब नहीं है, हम अभी उस राउट पे है जहाँ पर अगर हम कंसिस्टेंटली द लास्ट अगले 3 से 4 साल में एफर्ट करेंगे, हम वहाँ से टियर 2 में जाएंगे. Isn't it unfortunate ज़ीशान कि हमारे पास इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, हमारे पास वर्ल्ड के टॉप बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, हम इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स का नाम लेते हैं, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग कि हम अभी टियर 3 की टीम है. बिल्कुल सही. उसकी वजह यह है कि जब आप वर्ड यूज़ करते हैं लेजेंड्स एंड स्टार्स, एथलेटिक एंड कंपैरेटिव स्पोर्ट्स में जो है ना आपकी परफॉर्मेंसेस बोलती हैं, आपके स्टैट्स बोलते हैं, आपकी फैन बेस ऑन सोशल मीडिया नहीं बोलती. सो इफ़ वी आर टू स्टे स्टार स्टक के यार ये बहुत बड़ा स्टार है, हम फिर रेपुटेशन पे खेलना शुरू कर देते हैं. और रेपुटेशन जो है ना यूजुअली आपको डिल्यूजनल कर देती है. मेरे ख्याल में कि आपको करंट फॉर्म को ज़्यादा फोकस करना चाहिए. आप अपना पैटर्न चेक करें ना. हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स हैं क्रिकेट बोर्ड में, जिन्होंने बड़े अरसे से स्लॉट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं, कि आपके मुल्क में आज बहरिया टाउन का T20 कप हो रहा. क्या हमारा अगले महीने वर्ल्ड T20 कप है? नो. बहरिया टाउन T20 कप आप करवा रहे हैं जबकि आपके ऑलरेडी नेशनल T20 कप भी है और आगे PSL भी आना है. मुझे दुनिया का कोई एक बोर्ड बता दें जो अपने प्रीमियम जो टूर्नामेंट्स हैं उनको कैनिबलाइज कर रहा हो. इट ओनली हैपन्स इन पाकिस्तान. एंड देन अगेन मैं एक मेंटोर हूँ और मैं एक कोच हूँ, विच मीन्स कि आई एम सपोज टू गाइड द टीम कि यार ये आपका रूट है, आपने यहाँ ये काम करना है. इट्स बिन 3 months सिंस वी हैड 5 मेंटोर्स. मुझे उनका एक भी कोई चैनल डेवलप किया हुआ बता दें, कोई उनकी ऐसी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन कि हमने प्लेयर्स के ऊपर क्या काम किया है. एक फैसलाबाद में टूर्नामेंट हुआ था, एक आज हो रहा है पिंडी में हो रहा है. आपका मेंटोर हु इज अराउंड टिल 25 दिसंबर, राइट? एग्जैक्टली. वो अभी मेंटोर जो है पहले सरफराज खेला वनडे कप में. आई मीन इज ही द फ्यूचर वी आर लुकिंग एट? नो. देन शोएब मलिक कल खेला, प्लेयर ऑफ द मैच बन गया. दुनिया को न्यूज़ ये गई कि हमारे पास 47 years old बंदा आज तक खेल रहा है. दिस मीन्स वी हैव अ डर्थ ऑफ टैलेंट विच इज सो नॉट द केस एक्चुअली. तो आप क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आपने 5 टीम्स में कैप्टन्स कौन से रखे हैं हु आर लाइक ऑब्वियसली 30+ की एज के? इज दैट द फ्यूचर वी लुकिंग एट? जब तक डायरेक्शन सही नहीं ना करेंगे, एक्यूरेसी स्पीड उसके बाद आती है. तो जब तक इन चीज़ों का कवर नहीं करेंगे,
हम खेल जाएंगे। और वही बात है, जब बार बार हम अपने इस डोमेस्टिक लेवल या इन कप्स की बात कर रहे हैं या छोटे टूर्नामेंट्स हैं जिनको हम बात करते हैं कि जी उसमें हम प्लेयर्स या हमारा टैलेंट सामने आता है, अगर हम उसमें ही नए टैलेंट को चांसेस नहीं दे रहे तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हम नेशनल या इंटरनेशनल टीम के अंदर ये चीज़ें आएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम टियर 3 में इसलिए गए हैं। और वन मोर थिंग, आप हाइप बनाते हैं अपनी टीम पे फोकस करके कि आपकी टीम का बेसिक जो है ट्रेंड क्या जा रहा है। मैं 3-4 महीने से सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के नाम सुन रहा था, नो वन न्यू कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ का नाम क्या है, फिर पाकिस्तान का के अटेंडरी में किन किन शहरों में खेलना। आप किसी बाहर चले जाएं, किसी भी बच्चे से पूछ लें, जब आप स्टार्स तक आउटवर्ड लुकिंग पे हो जाते हैं ना कि फलाने मुल्क की टीम क्या कर रही है एंड यू डोंट वैल्यू योर ओन ब्रांड, फिर हम रोते हैं कि हमें ब्रॉडकास्टर्स नहीं मिलते। इफ यू एंड आई वोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट बट वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, फिर कौन बात करेगा पाकिस्तान क्रिकेट की? एब्सोल्युटली। तो आप इसको जब तक खुद मार्केट नहीं करेंगे, खुद वैल्यू नहीं देंगे, उस पर खुद एक प्राइस टैग अटैच नहीं करेंगे, फिर आपके प्लेयर्स हों या कोई भी अपरेटस हो, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमें वो आई बॉल्स नहीं मिल रहे या वो बातें नहीं मिल रही। यानी आपकी बात से मैंने ये इस बात का क्रैक्स है कि जब तक हम अपनी मैनेजमेंट या ओवरऑल हर सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, वी कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अ प्लेयर कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम सिर्फ उस पर जिम्मा डाल के या ब्लेम डाल के हम उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरीथिंग, राइट? एग्जैक्टली। एक जो डिसिप्लिन होता है ना स्पोर्ट्समैन का, वो ऑन डेज एंड ऑफ डेज पे कायम रहता है। अब आपसे कोई पूछे कि आपने मॉर्निंग शो करना है और आप इस स्पेस की बजाय किसी और स्पेस में चली जाएं, यू वोंट बी एबल टू डू द शो। आप शायद ऑनलाइन आ जाएंगी बट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम वोंट बी द सेम। तो जब राउट ही आपने सही नहीं लिया हुआ, आपकी डायरेक्शन सही नहीं है, फिर आपसे रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेशन करें? हम जीत जाएंगे तो इट विल बी अ ह्यूज प्लस। आई नो दैट प्लेयर्स आर केपेबल, दे आर केपेबल, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म से आप उनको लेके जा रहे हैं, जो आपने उनका एक प्रोग्रेशन ग्राफ बनाया हुआ है, हु वुड नो दिस? आपको मैं भी बताता हूँ कि किसी भी मुल्क में कोई लीग हो रही होगी ना, आप आज पाकिस्तान के आम ऑनलुकर से पूछें कि नेशनल जो है बेरी टाउन कप का पॉइंट्स टेबल क्या है, उनको टीम्स के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन उनको ये पता होगा कि फलाने मुल्क के फलाने शहर में कौन सा लड़का किस ट्रॉफी में खेल रहा है। एब्सोल्युटली। आउटवर्ड, नॉट इनवर्ड्स। अनलेस एंड यूर इनवर्ड्स, आई डोंट सी एनीवन टॉक लाइक दिस ऑन द स्पोर्ट्स, बट That's unfortunate. Thank you very much ज़ीशान, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। ज़ीशान राना स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका जी सीरीज़ तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ दीगर इश्यूज़ को भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब आपको पता है बाहर आ गई है या वेदर चेंज हुआ है, तो ऐसे में जिलानी पार्क के अंदर एक फूलों की नुमाइश जारी है। इस नुमाइश के अंदर लोग एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ था। मैं उस दिन गुजर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ। इस हवाले से नताशा रहमान हमें बता रही है। जलाली कहते हैं यूं तो सारा चमन हमारा है, यूं तो सारा चमन हमारा है, फूल जितने भी हैं सभी पर आए हैं। तो शकीब जलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि फूल जितने भी हैं वो अपने मौसम के हिसाब से खिलते हैं और फिर उसके बाद मुरझा जाते हैं। तो आज मैं भी उन फूलों के दरमियान में मौजूद हूँ जो कि ख़ज़ां के मौसम में या फिर मौसम सरमा के आगाज़ के मौका पर ही खिलते हैं। और मैं बात कर रही हूँ गुले दाऊदी की। और गुले दाऊदी का आपको थोड़ा सा बताते जाएं कि इन फूलों की तकरीबन 5000 से ज़ायद इक़साम हैं और हर साल लाहौर में जिलानी पार्क में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश लगाई जाती है और कई इक़साम के फूल यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए जाते हैं, जिसको शहरी हर दफ़ा ही बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस दफ़ा भी गुले दाऊदी के फूलों को देखकर आंखों को तो जो खूबसूरत लग रहा है और इसके साथ साथ रूह को भी सुकून मिल रहा है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि लोग इस नुमाइश को कितना एंजॉय कर रहे हैं और कितनी उनको पसंद आ रही है। ये अंदर चलकर नुमाइश में लोगों से बातचीत भी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस नुमाइश को कितना एंजॉय कर रहे हैं। खुद भी अंदर चलते हैं क्योंकि म्यूज़िकल यहाँ पर नाइट्स भी होती है, म्यूज़िक का अहतमाम भी किया जाता है। तो फिलहाल अंदर चलते हैं और जाकर एंजॉय करते हैं और लोगों से गपशप मारते हैं
और देखते हैं कि कितने इकसाम के फूल सफा सजाए गए हैं नुमाइश में। नाज़रीन, मैं नुमाइश में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस कदर रश है, लोग इस कदर एंजॉय कर रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फूल बहुत खूबसूरती के साथ सजाए हुए हैं, चाहे वो येलो कलर के हों, पर्पल हों, रेड हों, वाइट हों, किसी भी तरह के कलर्स हों, उनको यहाँ पर नुमाइश के लिए खूबसूरती के साथ सजाया गया है। लोगों से डिस्कस करते हैं, उनसे बात करते हैं कितना एंजॉय कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसके साथ आए हैं? अपनी फैमिली के साथ हैं जी इस वक्त हम लोग। क्या कहेंगे, गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी एग्जीबिशन है और ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए। मौसम सरमा का जैसे आमद है और हमें लग रहा है कि मज़ीद सर्दी बढ़ेगी तो और ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो ये पहली एग्जीबिशन है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। वी इंजॉयड अ लॉट एंड अच्छा, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप ये बताओ कि किसके साथ आए हो और कितना मज़ा आ रहा है? मैं अपने फादर के साथ आई हूँ एंड आई एंजॉयड अ लॉट। बहुत अच्छा फ्लावर्स के साथ एग्जीबिशन बनाई है, बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और माहौल इंतहाई यहाँ पर फैमिलीज़ वाला है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम फूलों को बताएं कि किस किस तरह से डेकोरेट करके उनको एक डिफरेंट शेप्स दी गई हैं, तो वो भी यहाँ पर किया गया है। लोग आ रहे हैं और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। किसके साथ आए हैं? मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। कितना एंजॉय कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा डेकोर किया हुआ इन्होंने यहाँ पे, बहुत अच्छे, मतलब हमने इंजॉय किया है। डिफरेंट इवेंट्स हैं, हुकूमत की जानिब से करवाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जानिब से, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने ये हुकूमत ने मतलब अपने अवाम को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि लोग आते हैं यहाँ पे इंजॉय करते हैं। नाज़रीन, चीन में गुले दाऊदी का ख़ास तौर पर एक त्यौहार पर मशरूब तैयार किया जाता है और गुले दाऊदी की क्यारियाँ घरों के बाहर लगाई जाती हैं और फिर उन क्यारियों के पास बैठकर गुले दाऊदी का मशरूब पिया जाता है। और कुछ गुले दाऊदी की जो इकसाम हैं उनकी पत्तियों से चाय भी बनाई जाती है और कुछ फूलों की जो पत्तियां हैं वो तकियों में भी रखी जाती हैं मौसम गर्मा के मौसम में, ताकि उनसे खुशबू निकल सके। तो चीन में इस गुले दाऊदी की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है और गुले दाऊदी का जो इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे मुल्क में गुले दाऊदी की जब नुमाइश लगती है तो शहरी पॉजिटिव एक इमेज देखते हैं कि अच्छी बात है, हमारे मुल्क में गुले दाऊदी के फूलों की नुमाइश लगी है और इन्हें कुछ हट के देखने को मिलता है। फूलों की नुमाइश तो लगाई गई है, उसको तो लोग एंजॉय कर रहे हैं और दूर दूर से आकर लोग फूलों को, उनकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं। और इसके साथ साथ नुमाइश में लाइव म्यूज़िक का तड़का भी लगाया गया है, तो इसी तड़के को एंजॉय करने के लिए हम भी स्पॉट पर पहुंच गए हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे गाना सुनते हैं, देखते हैं कि कितना एंजॉय होता है। बेटा, गाना सुनाओगे हमें? जी। कौन सा गाना सुनाएंगे? और वो जो संजय दत्त ने गाया हुआ उसके ऊपर है वो वाला। कोई पाकिस्तानी गाना नहीं आता? नहीं। चलो सुनाओ, कोई सुनाओ हमें। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है। चीर के देखें दिल मेरा तो, चीर के देखें दिल मेरा तो, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही। अच्छा जी, बच्चे ने तो हमें गाना सुना दिया है, इस म्यूज़िक को भी हम एंजॉय कर रहे हैं और ये जो म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चे कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, आप ये बताओ कि कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत एंजॉय हो रहा है मेरा। किसके साथ आए हो? अपने मम्मा पापा के साथ। अपने मम्मा पापा के साथ आए हैं और खूब जो है वो एंजॉय किया जा रहा है और इस वक्त को यादगार बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं।
खूबसूरती को देखकर, इनके रंगों को देखकर हम फितरत के जो बनाई गई एक तहलीकारी है उसको देखकर हम आशीष कर उठते हैं, क्योंकि रंग इस कदर खूबसूरत हैं कि आंखों को भा रहे हैं और हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है। फैमिलीज़ मौजूद हैं। सर ये बताइएगा किसके साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली के साथ आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एग्जीबिशन फर्स्ट्रेशन का माहौल है हमारे मुल्क में, क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए। बच्चों ने न्यूज़ में देखी थी और उन्होंने फरमाइश की पापा जी हमने भी जाना है। बच्चे भी मौजूद हैं। बेटा कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। पिक्चर्स बनाई? कौन कौन सी जगह पे पिक्चर बनाई है ये बताओ, और म्यूज़िक भी चल रहा है? एक वो झरने पे, 2 यहाँ पे भी उधर। और एंजॉय कर रहे हो ये बताओ? यस, झूले एंजॉय कर रहे हैं जी बच्चे, और बच्चे हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आकर बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ, और ऐसे एक फ्रस्ट्रेशन के माहौल से निकलकर हम आ गए हैं और हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। परवीन शाकिर कहती हैं वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। तो नाज़रीन बिल्कुल इसी तरह गुले दाऊदी के ये फूल जो खिले हुए हैं आज, चंद दिन के बाद हमें ये नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इनका एक स्पेसिफिक टाइम है और इसी वक्त में ये खिलते हैं और अपने वक्त पर मुरझा जाते हैं। और ये जो नुमाइश है ये भी 10 रोज़ा नुमाइश है और कुछ दिनों के बाद ये नुमाइश ख़त्म हो जाएगी और फिर शहरियों को ये फूल दोबारा अगले सीज़न में देखने को मिलेंगे। आज की फूलों की खूबसूरती और जितने लोगों ने एंजॉय किया, जो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा है, वो तमाम डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं और ख़ुद भी यहाँ पर एंजॉय कर लिया है और साथ ही साथ लाइव म्यूज़िक के तड़के को भी एंजॉय किया है। फ़िलहाल हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए आलानी के बाद। बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। वैसे तो आज मैं थोड़ी कंफ्यूज चल रही हूँ कैमरास को लेके, क्योंकि आज हमारी टीम बहुत एक्सपेरिमेंटल चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम सेट होने में मुझे भी टाइम लगेगा और ये लोग भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें। लेकिन उसके साथ साथ जी लाहौर के अंदर भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। वो किस हद तक कामयाब होगा या नहीं होगा इस पर हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग आइडिया है तो उसके एग्जीक्यूशन में हमें देखने में अच्छा लगेगा। PHA लाहौर ने जी किराल पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाने का फैसला किया है, जो कि एक अच्छा स्टेप है नो डाउट, क्योंकि लाहौर में एंटरटेनमेंट के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे तो लाहौरियों का पसंदीदा मशगला है खाना खाना, और ऐसे में अगर तैरता हुआ रेस्टोरेंट मिलेगा तो ये और भी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी। सियाहत को फ़रोग देने में भी अहम किरदार अदा करेगा जी डेफिनेटली। ये जो आप आइडिया देख रहे हैं, ये जो आपने विजुअल्स भी देखे हैं, मंसूबा जो है 35 करोड़ रुपए की लागत से हरबंसपुरा के करीब जी केनाल के ऊपर बनाया जाएगा, जिसमें सीटिंग एरिया होगा, बच्चों के लिए कुछ प्ले एरिया भी होगा, तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जो बाकी ऑब्वियसली टूरिज्म के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि किसको यूटिलाइज़ किया जाता है। अच्छा जी, केनाल को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, उस रेस्टोरेंट का क्या हम समझते हैं कि फ्यूचर वाइज इसमें क्या चीज़ें इनोवेशन जो की जा रही है वो किस हद तक हेल्पफुल होगी, इस पे हम बात करेंगे। डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, टूरिस्ट हैं, माहिर तालीम है, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच रमला। अच्छा, ये जो हम केनाल पे एक तैरता हुआ रेस्टोरेंट, वैसे दुनिया भर में इसका कॉन्सेप्ट है, अगर हम दुबई की बात करें या दीगर जगहों पे बात करें, इवन अभी मेरा जद्दा जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पे भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है। क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर ये कैसी चीज़ एक डेवलपमेंट रहेगी, इनोवेशन? अच्छा अरमला, मैंने अराउंड 20 कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया है और उसमें से ज़्यादा बल्कि ऑल जो है वो डेवलप ही थी। किसी डेवलपिंग कंट्री में मुझे टूरिज़म के लिए जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, और आप भी ट्रैवल करती रहती हैं। और जितने लोग ट्रैवल करते हैं वो एक बात को इंडोर्स करेंगे कि हम लोग जो पे करते हैं वो एक्सपीरियंस का करते हैं। Absolutely. तो आप जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उन पे आप अगर देखें तो लोग जो हैं वो एक्सपीरियंस का पे कर रहे हैं। तो
तो खाना आप जिस तरह आपने मेंशन भी किया कि लाहौरी बहुत खाते हैं और लाहौरियों के पास खाने की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये देखिए मैं आपको करेक्ट करूंगी, हम बहुत खाते नहीं है, हमें एंटरटेनमेंट के लिए खाना खाना होता है। मतलब वही खाना ही खाना है ना हमारे यहाँ, और ख़ास तौर पे जो सेंट्रल पंजाब है इसमें तो खाने का और ज़्यादा जो है ना वो लव फॉर फूड इज़ एवरीवेयर। तो ये जो एक इनिशिएटिव है सबसे पहले तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जोर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने में ही होता है। बट ये बहुत ही अच्छी बात है कि एटलीस्ट समवन थिंक कि यार इस तरह का कुछ होना चाहिए। तो ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है इसमें जो पहली बात है, खाना तो नहीं वो जो बन रहा है वही होगा ना, यानी खाना तो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकता, बट एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप देखिए जिस तरह आपने भी मेंशन किया, मैं जापान गया तो जापान में टोक्यो में आप यकीन माने कि लाहौर में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बट टोक्यो में देखने के लिए कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि हेरिटेज कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ क्राफ्ट किया है, तो उन्होंने इतना अच्छा क्राफ्ट किया है कि वहाँ पर भी ये जो क्रूज़ डिनर के कॉन्सेप्ट हैं इट इज़ एवरीवेयर। इस्तांबुल में आप देखें बड़ा कॉमन है। इसके अलावा रिवर डैन्यूब जो तकरीबन सारे यूरोप से ही गुजरता है, वहाँ जिस कंट्री से भी रिवर गुजरता है वहाँ पे क्रूज़ डिनर है और लोग जो हैं उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। जिस तरह हंगरी में अभी मैं रिसेंटली हंगरी गया था, तो वहाँ पे बुदापेस्ट में जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो क्रूज़ डिनर है। हालांकि क्रूज़ डिनर लोगों ने किए होते हैं, बट जो शहर की फील आपको क्रूज़ पे आती है, डिनर पे आती है, वो फील लेना चाहते हैं। फूड का एक्सपीरियंस तो हर बंदा अपना रखता ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी बात की, हम अगर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की बात करें, आइडिया अच्छा है, हम इस पर क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करते क्योंकि एक आइडिया पिच किया गया, अगर इस पर एग्जीक्यूशन होती है और प्रॉपर अंदाज में होती है तो हमें हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ हम ऐसे आइडियाज़ भी पिच करने की डोंट यू थिंक की ज़रूरत है कि हम इस कैनाल को अगर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के ज़रिए यूटिलाइज़ करें तो हम इसको मुख्तलिफ मज़ीद फाइनेंस जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेसिक कम्यूट के लिए जैसे हम बात करें, परवेज़ इलाही के दौर में आई रिमेंबर कि चेयर लिफ्ट का एक आइडिया फ्लोट किया गया था जी, कैनाल के ऊपर से जाएगी, लेकिन वो एग्जीक्यूशन में उसमें जो भी चैलेंजेस रहे, तो ये फाइनेंसेस जनरेट करने के हवाले से भी तो हम आइडियाज़ को कर सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन किया। असल में टूरिज्म सारी दुनिया में फाइनेंस जनरेट करने के लिए ही होता है। अब टूरिज्म में आप ये देख लें कि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको टूरिस्ट को जगह जगह अपॉर्चुनिटी है पैसे खर्च करने की। मतलब जिस तरह मैं स्काई ट्री पे गया टोक्यो में, तो स्काई ट्री एक इमारत ही है और उससे आप जब नीचे उतरते हैं वो जाने का रास्ता और है, आने का जो रास्ता है वो उन्होंने जो आने की लिफ्ट है वो एक मॉल में खुलती है और आप तकरीबन कोई 300 to 400 मीटर्स मॉल में से बिल्कुल चीज़ों के अंदर से ट्रैवल करते हुए जब आपको चीज़ें लग रही होती हैं। तो वो इसलिए उन्होंने किया है कि जब कोई आ जाता है तो इतनी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे ऑप्शन है, यानी जब उसकी एंट्रेंस पॉइंट है तो उस पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उसकी एग्ज़िट जो है वो मॉल में खुलता है। 200-300 मीटर्स आपको मॉल में से वॉक करके एग्ज़िट लेना होता है। तो ये यहाँ पे प्लानिंग नज़र आती है कि जो लोग इसको टूरिज़्म को प्लान करते हैं वो खाली टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं होती, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होती है। अब आप देख लें कि लाहौर के पास कितने हेरिटेज हैं। मतलब आप शाही किले में जाएँ और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप शाही किले में 5000 रुपया खर्च के दिखाएं, आप नहीं खर्च सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको कोई एक्सपीरियंस उन्होंने वहाँ पे रखा ही नहीं, कुछ टूरिज्म एक्टिविटी जनरेट ही नहीं की। अब जिस तरह बुदापेस्ट में थर्मल बाथ्स जो हैं बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में, अब वो जो लाहौर में शाही हमाम है उसके इर्द गिर्द कोई इलाका लेके वहाँ पे हमाम का कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जा सकता है और उस पे जो है रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। तो हमारा जो टूरिज़्म है उसको रेवेन्यू के साथ जब जितना करेक्ट करेंगे उसमें एक सेल्फ ग्रोथ आ जाएगी। और देखा अक्सर ये जाता है कि जिस तरह ये बड़ा अच्छा आइडिया PHA की तरफ से है, बट हमारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक होते हैं। उनके पीछे जो है वो किसी एक अथॉरिटी को, बॉस को, CM को खुश करने के लिए वो किया जाता है। उसकी चाहिए होती है जिस पे नाम हो और नीचे सिग्नेचर हो। वो एक तख्ती के लिए ना ये सारा काम। तो अगेन हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट इसके पीछे पूरा एक रेवेन्यू मॉडल होना चाहिए ताकि सेल्फ सस्टेनेबल हो। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट अपने पास से पैसे लगाती रहे और फिर गवर्नमेंट चेंज हो और वो कहे कि नहीं ये तो इस प्रोजेक्ट पे बहुत पैसे लग रहे हैं, इसे बंद कर दो। अपने पास से तो पैसा नहीं लगेगा, हमारे ही टैक्स का पैसा लगेगा और फिर हमें दुखेगा कि जी ये तो एक बीच में छोड़ दिया गया प्रोजेक्ट या इसमें वही रेवेन्यू जनरेट करने की कोई ऑप्शंस नहीं है। तो वही थे और यही चीज़ जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करना चाहिए कि ये हमारे टूरिज्म को प्रमोट तो करे लेकिन उसके साथ साथ
रेवेन्यू भी जनरेट हो? बिल्कुल, हमारे रेवेन्यूज़ के मॉडल ही नहीं है। जिस तरह आप देख लें शाही किला, बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान, फूड स्ट्रीट, वहाँ पे आप सिर्फ जाके खाने के पैसे दे सकते हैं। वहाँ पे किसी किस्म के एक्सपीरियंसेस नहीं हैं। वहाँ पे किसी, अब ये जो 500-600 साल पुरानी हमारी हिस्ट्री है, इसके ऊपर आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। यानी एक्सपीरियंस से मुराद टूरिस्ट वहाँ पे जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो टिकट बाय करेगा, देखेगा और बाहर आ जाएगा। या कुछ उन्होंने वो हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप बनाई हुई है, उसमें भी 4-4, 5-500 की चीज़ें या 1000 रुपये की चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो टूरिस्ट को आपने ऐसे आइडियाज़ देने हैं कि वो स्पेंड करे। जिस तरह मैं टोक्यो की दोबारा बात करूँगा, स्काई ट्री पे जो कि टोक्यो की सबसे बड़ी इमारत है, वहाँ पे उन्होंने एक जो हायर एंगल है उससे एक आपको फ़ोटो फ्रेम की ऑप्शन दी है। और उसके वो उस वक्त यानी 2018 में मैंने ट्रैवल किया था, उस वक्त तकरीबन 10,000 येन चार्ज कर रहे थे, विच इज़ अराउंड 18 to 19,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो लोग वहाँ पे, क्योंकि जब टूरिस्ट निकलते हैं तो वो स्पेंड करने निकलते हैं, उनकी एक अप्रोच होती है। आप उनको यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं देते स्पेंड करने की, तो फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। सोवेनियर्स की ऑप्शन नहीं है डॉक्टर साहब। हम जब शाही किला जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे हैंड क्राफ्टेड चीजें मिलती हैं जो आम मार्केट्स में भी मिल जाती है। कोई इसमें स्पेशलिटी नहीं है कि अगर हम कोई शर्ट्स की या हुडीज की, इवन जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको की चेन्स अपनी उस जगह की, हमारे पास इतना हेरिटेज है, इतनी चीजें अवेलेबल हैं कि अब अगर उनके सोवेनियर्स ही करना शुरू करें तो दैट्स अ ह्यूज थिंग। बिल्कुल ऐसे, लेकिन वॉल सिटी अथॉरिटी ने इस पर काफ़ी काम किया है। मतलब एक इनिशिएटिव तो लिया कि एटलीस्ट अब हमारे पास दिखाने के लिए कुछ है। अदरवाइज जो हमारे फॉरेन गेस्ट आते थे, ख़ास तौर पे जो फॉरेनर ही होते थे, पाकिस्तानी नहीं होते थे, उनको दिखाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता था। तो वॉल सिटी अथॉरिटी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, बट वॉल सिटी भी मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने भी इतनी रेवेन्यू स्ट्रीम ऐड नहीं की। मतलब मैं बहुत जाता रहता हूँ शाही हमाम वगैरह इधर उधर, तो वहाँ पे टिकट्स ही हैं, और जितना स्टाफ है उनका, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा ख्याल है कि वो टिकट्स पूरा नहीं कर सकते। तो मुल्क के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है और उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रेवेन्यू की स्ट्रीम ऐड करें और आइडियाज़ कोई, जिस तरह मैंने कहा कि शाही हमाम के साथ आप कोई ऐसे ही हमाम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको पिक्चर्स लगी हूँ। अब मैंने यूरोप में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, तो यूरोप में उनकी जितनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका बहुत सारा हेरिटेज तबाह हो गया था, उन्होंने उन्हीं ग्राउंड्स पर वो दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लिया। और आपको ऐसा लगता है कि ये जो है वो हज़ारों साल पुराने। यूरोप की बात करें और टाइटैनिक के हवाले से सबने वो मूवी कहीं ना कहीं देखी है, उस मूवी ने इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं किया था जितना कि उसके सोवेनियर्स ने, लोगों ने उसको खरीदा और उन सोवेनियर से जितना उनको फायदा हुआ, और आज तक उसके सोवेनियर्स लोग खरीदते हैं। दैट्स अ ह्यूज थिंग कि एक मूवी उतना बिजनेस नहीं कर पाई जितना उसके लोगों ने बाद की चीज़ों को या सोवेनियर्स को इम्पोर्टेंस दी है। तो इसी तरह ये आइडियाज़ होते हैं, ब्रेन होते हैं, जो कि क्योंकि टूरिज़्म उस वक्त ही सस्टेनेबल होगी जब इसके साथ इकोनॉमिक मॉडल, रेवेन्यू स्ट्रीम जो है वो कनेक्ट करेगी, और फिर लोग इसमें आएंगे। यहाँ पे लोग फैसिलिटेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ पर होटल्स उस तरह के बनेंगे, यहाँ पे रेस्टोरेंट उस तरह के बनेंगे। यहाँ पे जो लोकल इकॉनमी, आप देखें स्पेन की जो इकॉनमी है वो सिर्फ टूरिज़्म पे बेस्ड है, और बार्सिलोना में तो टूरिस्ट ही उनका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम है। इस तरह आप देखें नेदरलैंड्स में, आप इटली में देखें, रोम में आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट नज़र आता है। तो इस तरह पूरा मुल्क इसके ऊपर चल रहा है। हालांकि हमारे पास एज यू सेड के कल्चरल या हेरिटेज इतना ज़्यादा है, हमारे पास इतने पॉइंट्स हैं, हमारा नॉर्दर्न एरिया है, हम अगर उसको देखें, अगर हम वहाँ पे फैसिलिटीज़ को बेहतर कर दें, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हुई हैं, बट स्टिल वी रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दैट कि हमने उसको भी बेहतर करना है। अगर हम ये जो आपने जिन होटल्स और इनकी बात करें, इवन हमारे प्रोड्यूसर साहब भी बता रहे थे कि ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर देयर इज़ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि उन्होंने जो बोट्स हैं लेक्स के अंदर, वो बोट हाउसेज हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, वो मूव नहीं करती हैं, बट स्टिल वो उस चीज़ को करें, और यही कॉन्सेप्ट हम अपने एरियाज में भी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, ये आइडियाज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मैं अपने टूरिस्ट एक्सपीरियंस से आपको बताऊं कि वहाँ पे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वहाँ पे मैं जब गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमने पोस्ट ऑफिस बनाया हुआ है, आप यहाँ के पोस्ट कार्ड यानी उसी प्लेस के पोस्ट कार्ड जो है वो बाय करें और अपने दोस्त को बताएंगे कितना अमेजिंग ये चीज़ है, अपना एक्सपीरियंस लिखें और हैंड रिटन करके उसका एड्रेस लिख के उस पोस्ट बॉक्स में डाल दें। तो वैसे जो डाक है वो आम पैसे उसके थोड़े हैं, लेकिन वहाँ पे वो बहुत हाई चार्ज कर रहे हैं। तो आपको, मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस जो है वो जिसको स्पेशल फील करवाना हो
बंदा वहाँ से वो पोस्ट कार्ड डाले और उसे जब रिसीव हो तो उसे बताए कि फ़लाँ प्लेस पे जाके मैंने तुम्हें याद रखा और मैंने वहाँ से पोस्ट कार्ड तुम्हें जो है वो पोस्ट किया। तो ये आइडियाज़ जो है नॉट रॉकेट साइंस, छोटे छोटे आइडियाज़ हैं, बट इनके साथ कितनी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो हम उसको कर सकते हैं यूटिलाइज। वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और ये बात क्रिटिसिज्म की नहीं, ये आइडियाज़ हैं। और मुझे लगता है कि इतनी सारी जो हमारी अथॉरिटीज़ में इतने समझदार लोग हैं कि उनके पास ये आइडियाज़ होने चाहिए, होंगे भी, आई एम श्योर। प्रोड्यूसर्स साहब बहुत जज्बाती, उनको ये गुस्सा आता है कि लोग तोतों के साथ तस्वीरें क्यों खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा भी इस मुल्क में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। डू यू एग्री विद दैट? नहीं, जब आपके पास तोते ही वहाँ पे रखे होंगे तो उनके साथ ही तस्वीरें तो आएंगे। यानी कि जो एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे दिया है लोगों ने तो वही लेना है ना। आप लोग तो और फिर दूसरा ये है, मैं आई वंडर कि लोग जाते हैं इन तफरीही मकामात पे, इवन मॉल्स के अंदर देयर आर पैरट्स जिनको अपने हाथ में बिठानी और तस्वीर खिंचवानी है। व्हाट काइंड ऑफ अच्छा इसमें ना जब ये इसके पीछे थिंक टैंक होता है तो आप देखें कि इसमें आप टूरिज्म एक्टिविटीज़ को क्लब कर लेते हैं। जैसे आप दुबई में जाएं तो उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है कि हम आपको रेस्टोरेंट से या होटल से पिक करेंगे और सफारी करवाएंगे, फिर छोड़ के जाएंगे। उसमें 2-3-4 नीचे काउंटर पे जाएं वो प्रॉपर लिस्ट देते हैं आपको। तो इस तरह जो है लाहौर में खास तौर पे बहुत सारे ऐसी जगह हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में ऐसी जगह हैं कि आप टूरिस्ट यहाँ पे कोई पैकेज बाय करना चाहे तो पैकेज अवेलेबल ही नहीं है। कोई इस पे बात ही नहीं करता कि एक पूरा लोग जो है टूरिस्ट जो है वो इस बात पे वो होता है कि यार खुद ना मैं करूं, क्योंकि वो रिलैक्स करने आया, वो कहता है कि मैं कोई ऐसा पैकेज बाय करूं। कॉल लेके प्रॉपर ट्रिप प्लान करो फलाने दिन। इवन होटल्स के अंदर उन्होंने बसेस शटल्स रखी होती है कि वहां पे आपको पता होता है कि जी आज आपका पूरा एक्टिविटी डे है, आपको इन हेरिटेज मुकामात पे लेके जाएंगे, आपको एक्सप्लोर कराएंगे, शाम को आपके होटल वापस छोड़ देंगे। दैट्स अ एक्टिविटी। और वो पूरा दिन एक्सप्लोर भी करते हैं, उस चीज़ को यूटिलाइज भी करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। डॉक्टर अली अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। इनके बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं जी। ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का आइडिया अल्लाह करे कि एग्जीक्यूट हो। हम चाहते हैं कि अच्छी एक्टिविटी होगी टूरिस्ट के लिए, लेकिन उसके अलावा भी बड़ा पोटेंशियल है लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, कि हम टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ों को मज़ीद जो कह लेना इंट्रोड्यूस भी करा सकते हैं, उससे रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, उससे हमारी इकॉनमी को ही फ़ायदा होगा। हम ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए प्रोग्राम का। इसको आप आखिरी हिस्सा ही कंसिडर करें, लेकिन आज हमारे सेट पे इतनी हैपनिंग है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी ऑफ एयर कि क्या हो रहा है। लेकिन हमारे साथ माशाल्लाह गेस्ट भी मौजूद हैं और हर एक मुख्तलिफ फील्ड से हम इस सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। आज हमारे किचन में लाहौर में ना हम खाने की बात कर रहे थे कि लाहौरी बहुत खाते हैं, हमारी वाहिद एंटरटेनमेंट खाना है। तो माशाल्लाह से हमारे सेट पे भी आज खाना है और वो बना रही है सारा अकमल, जो कि एक सर्टिफाइड शेफ़ है और इसके अलावा पढ़ाती भी हैं कलनरी और उसके हवाले से एक्सपीरियंस को लेकर बड़ी जो कह लिए जानी मानी शेफ़ भी हैं। थैंक यू वेरी मच सारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा थैंक यू वेरी मच कि आप आई और आपने हमारे किचन के अंदर ये थोड़ा रौनक लगाई। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ इसका एपिटाइजर डिश एंड ढाका चिकन। ढाका चिकन, ठीक हो गया। मैं आपके पास बल्कि खुद आऊँगी अभी। मीनवाइल मैं अपने बाकी मेहमानों का भी तारुफ करवाती हूँ, फिर हम ज़रा रेसिपी और उस चीज़ पे भी बात करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास आज दो आर्टिस्ट मौजूद हैं। एक तो गाते हैं और दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उनका जो जर्नी है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। मैं उनके हवाले से आपको बता दूं कि बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं बने और उन्होंने फिल्म, फोटोग्राफी और अब आखिरकार साइनोटाइप प्रिंटिंग की दुनिया में कदम रखा है। और ये जो उनकी कामयाबी उस वक्त शुरू हुई जब उन्होंने साइनोटाइप प्रिंटिंग के लिए केमिकल्स फराहम करने में मदद की, और जब उनको इसकी टेक्निक समझ आई तो उसको यूटिलाइज़ करते हुए इन्होंने अपना एक ब्रांड ओपन किया और माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुली अपने ब्रांड को रन भी कर रहे हैं। ये साइनोटाइप प्रिंटिंग है क्या, ज़रा हम इस हवाले से भी बात करेंगे और उनके ब्रांड की कुछ चीज़ें भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं, वो भी देखेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और इनका जो ब्रांड ये रन कर रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। हसन महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपके ब्रांड के हवाले से हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आज सिंगिंग भी होगी। हमारे सेट पे मोहम्मद एहतशाम आमिर हमारे साथ मौजूद हैं
और बड़ा ज़बरदस्त गाते हैं। सोशल मीडिया पे इनकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी है और ये अपने इंस्टाग्राम पे और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी गाने गाकर इनके व्यूज़ और इनकी लोग पसंद बहुत करते हैं, इनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप सब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी हसन, आपसे आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। मुझे थोड़ा सा बताएं कि आपका ये जो जर्नी है बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ रहा, करना आप कुछ चाहते थे, बने आप कुछ और, कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? एक्सपीरियंस इट वाज वर्थवाइल कि मुझे इस पूरी जर्नी में सिर्फ एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर आप कोई भी किसी भी चीज़ को परसू करना चाह रहे हो तो अगर आप करते रहोगे तो इनिशियली आप किसी न किसी स्टेज पे कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। तो मैंने इंजीनियरिंग में आई ड्रॉप्ड आउट, तो उसके बाद मैं चाहता था फिल्म एंड टीवी में घुसना, लेकिन आई डिडंट गेट इनटू एनसीए। लेकिन उसके बाद मैंने प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड शॉर्ट फिल्म तो मैंने डिफरेंट लोगों के साथ काम किया। लेकिन उसको मैंने एज अ प्रोफेशन परसू नहीं किया। उसके बाद आई केम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ प्रिंटिंग, तो फिर मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशंस और डिफरेंट चीज़ें करता रहा। और द गोल वाज नॉट टू लॉन्च अ ब्रांड, लेकिन सिर्फ एक प्रिंट को एक्यूरेट और रिफाइन करके मैंने प्रेजेंट करना था। तो इट टुक मी लाइक 7 months, और 7 months के डिफरेंट ट्रायल्स और डिफरेंट एरर्स के बाद जाकर आई फाइनली मेड दीज प्रिंट्स। अच्छा, ये साइनोटाइप प्रिंटिंग है क्या बेसिकली, ये बताएं? बेसिकली 2 केमिकल्स होते हैं, एक लाइट सेंसिटिव केमिकल होता है, एक उसका रिएक्टर होता है। ठीक है। तो आप फैब्रिक को या पेपर को, किसी भी चीज़ को आप इन अ डार्क रूम आप उन केमिकल्स को मिक्स करके इनको कोट करते हो। ठीक है। उसके बाद यू प्लेस योर डिज़ाइन ऑन इट और फिर आप उसको एक्सपोज करते हो, और व्हेन यू वॉश इट तो फिर ये प्रिंट्स इस तरह के बनते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और आपके ब्रांड का नाम क्या है? जेल्डोर। जेल्डोर, ओके, लवली। अच्छा जी, एहतशाम आप बताएं, आपका कैसा चल रहा है काम, सिंगिंग एंड ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। और जब मैं 4 साल का था तब से इस जर्नी को स्टार्ट किया था, और लाइव बैंड के साथ फर्स्ट परफॉर्मेंस, और उसके बाद आज आपके सामने ही है। डिफरेंट चैनल्स एंड डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया, और अब आजकल नाउ डेज़ अपने कुछ एल्बम्स की तरफ परसू किया हुआ है जो अपकमिंग ईयर के अंदर आपको सुनने को मिलेंगे। अच्छा, मोहम्मद रफ़ी को आप बड़ा अच्छा गाते हैं, हमने सुना है। ऐसा क्या सुनकर शौक हुआ, या हमेशा से आपने आइडलाइज किया उनको सुन के? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा नाम है ये, और मैं उनका फैमिली मेम्बर में से ही हूँ पाकिस्तानी, तो फिर सोचा कि उनकी लेगेसी वैसे कंटिन्यू तो नहीं हो सकती क्योंकि जितना नाम है, तो फिर उनको सुन के मैंने म्यूज़िक के अंदर काफ़ी फॉलो किया। तो फिर गाना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले था पॉप रॉक का ज़माना, आतिफ असलम, पॉप रॉक का बैंड एंड शफ़क़त अमानत अली ख़ान साहब और डिफरेंट जॉनरास के सिंगर थे। लेकिन जब क्लासिकल आपको क्योंकि एक प्रॉपर थीम है तो वो आपको सीखना पड़ता है, तो वो सीखने के लिए आपको उनको फॉलो ज़रूर करना पड़ेगा। तो आपने सीखा भी बाकायदा? ऑब्वियसली मैंने सीखा, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, बिकॉज ये एक सीखने का टर्म चलता रहता है। अच्छा, मैं आपसे तो बात करूँगी, मैं ज़रा सारा की तरफ जाती हूँ उठ के, क्योंकि किचन में कुछ एक्टिविटी हो रही है और मैं यहाँ से बैठ के देखना नहीं चाहती। सारा, क्या आज आप ढाका चिकन बना रही हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आपने यूटिलाइज़ की हैं? क्या चिकन के अंदर मैंने सबसे पहले जो है ना चिकन लिया बोनलेस, उसको क्यूब कट कर लिया। ठीक है। दैन उसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, क्यूमिन पाउडर ऐड किया, कोरिएंडर पाउडर ऐड किया। ठीक है। लेमन जूस इसलिए ऐड किया ताकि इसमें थोड़ा सा सावर वाला भी टेस्ट आए। ठीक है। और कॉटिंग के अंदर अब मैंने इसमें कॉर्न फ्लोर ऐड किया है, राइस फ्लोर ऐड किया है, देन एक एग। ओके। अब इसे अच्छे से मैंने मैरिनेट कर दिया जी, इस कॉटिंग को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। उसी वक्त मैरिनेट करने मैंने नॉर्मली जब लोग नहीं, नॉर्मली अगर आप इसको रखती हैं 30-35 मिनट्स मैरिनेट के लिए रखती हैं तो ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर हो जाएगा। तो ये इजीली जो है हम इसको एज अ एपिटाइज़र जो है वो सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम यहाँ पे तो साथ साथ दिखा रहे हैं, कुछ आपकी आवाज़ का भी तारुफ करवाएं। जो लोग आपको जानते हैं उनका तो ज़ाहिर तारुफ होगा, लेकिन जो बहुत सारे लोग आपको पहली दफ़ा सुन भी रहे हैं उनको भी कुछ सुनाएं। जी ज़रूर। क्या सुनना चाहेंगे आप? कुछ भी जो आपको लगता है कि आप अभी तक का बेस्ट है या आपको बहुत पसंद है, आप वो सुना सकते हैं।
जी मेरी राइट नाउ जो मैं गाता हूँ ज़्यादातर वो पुराने दौर में तो रफ़ी साहब को था, लेकिन राइट नाउ अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह, जी ओके, बिल्कुल, परफेक्ट। बिकॉज सबको ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया से उनकी वोकल उठा के मेरे को भेज रहे थे कि ये शायद आपका गाना है। अच्छा, तो मैंने कितनी कहा आवाज़ काश ऐसा, मिलती है? हाँ वो एक्चुअली अरे उनको इतना सुना है कि अपने अंदर समाने की कोशिश की, क्या बात बिकॉज है। मैं मल्टी जॉनरास के अंदर गाने का चैलेंज को एक्सेप्ट करने का मैं इस तरह का बंदा हूँ, प्लेबैक करने वाला, तो कुछ जबरदस्त। इसीलिए मैं उस तरह की चीज़ें गाता हूँ। तो आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा गाना है ओ बेदर्दिया। ठीक है। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, है सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, कर ले दिल खोल के रुसवा मुझे, फिर भी तुझसे नहीं शिकवा मुझे, फिर भी तुझसे नहीं शिकवा मुझे, सिर्फ दूसरों की क्या नजरों में गिराना मुझे, हाँ मुझे मेरी भी नजरों में बुरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, तो दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, मेरे जख्मों को जरा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एहतशाम, तो मुझे बताएं कि सिर्फ अरिजीत को गाते हैं या मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं, और भी कोई ऐसा आपका फेवरेट सिंगर जिसको आप गाना पसंद करते हो? मैं वैसे सभी को सुनता हूँ, सभी का टेक्सचर अपनाने की कोशिश करता हूँ अपने गाने में कुछ नया करने की, तो क्योंकि आपको मल्टी टैलेंटेड होने के लिए हर चीज़ को सुनना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं शफ़क़त अमानत अली सर को भी सुनता हूँ और आतिफ को भी सुनता हूँ, क्योंकि अगर आपको थ्रो वोकल में चाहिए और आपको वाइब्रेटो चाहिए तो वो आतिफ से अच्छा कोई नहीं कर सकता, और सोनू निगम को सुनता हूँ क्योंकि वो मतलब आप सबको सुनते हैं। और चले ज़बरदस्त, अब हम सारा ये डीप फ्राई करें इसको, कितनी देर करना है हमने डीप फ्राई? हमने इसको 8 to 9 मिनट्स के लिए डीप फ्राई कर लेना है। ठीक है, क्योंकि अब जब आप देखें इसका कितना प्यारा कलर आ रहा है, और जब हमने बात शुरू की थी तो सारा ने इसके नीचे जो फ्लेम है उसको कर दिया था ताकि ऑयल गर्म हो जाए। हाँ, लो फ्लेम पे। अच्छा जी हसन, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, हम जरा आपके कपड़ों को भी देखते हैं, आप आ जाएं काउंटर की तरफ। और मैं चाहूँगी हम जरा जिस साइनो प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं उसकी कुछ सैम्पल्स भी हमारे पास हैं, और पाकिस्तानी मार्केट की भी बात करें। अच्छा, ये प्रिंटिंग का टेक्सचर कैन आई सी? ओके, परफेक्ट। अच्छा, ये टैंक टॉप्स, हाँ टैंक टॉप्स और क्रॉप टॉप्स, ओके, अभी सिर्फ ये स्टार्ट मैंने किया है। तो हसन की रिस्पांस कैसा है अभी तक? पाकिस्तान में तो अभी लाइक ये पीआर पैकेजेस ही मैंने बनाए थे जो मैंने भेजने हैं अभी। अच्छा, अभी ओके। ऑफिशियली मैंने लॉन्च नहीं अच्छा, किया। ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया आपने? बाहर मैंने आर्टिकल्स कुछ बेचे हैं, आई हैव सोल्ड अ फ्यू आर्टिकल्स आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, हाँ। लेकिन अभी यहाँ पे ये पहला शायद मेरा अभी स्टार्ट है। अरे वाह। तो हसन, इसका टेक्सचर थोड़ा हार्ड हो जाता है, ये प्रिंटिंग के बाद होता है? ये इट्स अ केमिकल रिएक्शन। ओके। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कपड़े के साथ बॉन्ड कर जाता है। ओके, ओके, दैट्स stays इंटरेस्टिंग। हसन, मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आपने भी कहा कि अभी आप ऑफिशियली इसको लॉन्च करने वाले हैं, ऑलरेडी कोई ऐसे ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं साइनो प्रिंटिंग के हवाले से? इसमें
नॉट ऑन शर्ट्स वगैरह, लेकिन रास्ता ने शायद अपनी वॉल्यूम 10 में किसी पे काम किया ज़ेन, था। राइट, ज़ेन का जो ज़ेन पे, ब्रांड है हाँ। रास्ता। ओके ओके, तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक पाकिस्तानी मार्केट को, ज़ाहिर है आप बैठे, आपने जितना रिसर्च भी किया होगा, आपने देखा भी होगा, कैसा आपको लगता है पाकिस्तान की मार्केट जो कि बड़ी कंपेटिटिव है कपड़ों को लेके, हर अब विद टाइम लोगों को अवेयरनेस भी आ गई है, लोग अपने अपने ब्रांड्स को लेके काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्लोथिंग मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड है, ओवर सैचुरेटेड है, बहुत ओवर सैचुरेटेड है। और मतलब मेरा गोल इसको लाइक कोई बहुत बड़ा ब्रांड बनाना नहीं है, आई जस्ट नीड टू सर्वाइव। मुझे ये है कि 1 या 2 साल सर्वाइव करना है मैंने इसमें। क्यों ऐसा क्यों है? मतलब जब आप एक चीज स्टार्ट करें तो आपको होप्स हाई रखनी चाहिए, नहीं? होप्स हाई हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा फ्रॉम दिस मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट तो से। आपने ओवरसीज मार्केट को ज़्यादा ओवरसीज में ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि वहाँ पे इसकी ऑलरेडी डिमांड है। यहाँ पे अगर मैंने इसको सेल करना है तो आई हैव टू लाइक क्रिएट अ डिमांड इन पाकिस्तान। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरह के ड्रेसिंग एक वो चीज़ अब विद टाइम डेवलप हुई है, और लोग शर्ट्स और टी शर्ट्स और इस तरह से पहनने के लिए अब थोड़ा ज़्यादा के लिए ओवर एक्साइटेड हुए, अदरवाइज पहले उस तरह का शायद था भी नहीं। ओके परफेक्ट। तो सारा आपका कहाँ तक पहुँचा काम? जी मेरा बिल्कुल फ्राई हो चुका है, अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। और ये हमारे पास एक बड़ा प्यारा सा ये है, और उसके साथ मैंने एक सॉस रखी है, टाटर सॉस, और वो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त। इसमें क्या क्या है सॉस के अंदर? इस सॉस के अंदर मैंने मायोनीज लिया है 1/2 कप, और इसमें कैरेट ली है, घर किंग लिया है पिकल, और लेमन जूस, योगर्ट, और बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा आपको। ज़बरदस्त। अच्छा सारा मुझे बताएं, आप सिखाते भी हैं कुकिंग और सारा कुछ, कैसा एक्सपीरियंस है लोगों को सिखाने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं माशाल्लाह से फ्रॉम टू रॉयल फॉर्म, बट अब मैंने इंडस्ट्री लेवल छोड़ के अब मैं एज अ इंस्ट्रक्टर जो है वो बेकिंग एंड कुकिंग की क्लासेस देती हूँ। अच्छा बेकिंग बहुत मुश्किल काम है, ऐसा है? मुझे लगता नहीं, शुरू में मुझे बेकिंग में नहीं, माशाल्लाह मैं फॉन्डेंट केक्स बहुत अच्छे बनाती हूँ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप तो बहुत एक्सपर्ट होंगी, जाहिर है यू आर अ सर्टिफाइड शेफ, बट स्टिल मैं आम पब्लिक की बात कर रही हूँ कि बेकिंग में तो बड़ा मसला होता है, खराब हो जाता है। नहीं, वक्त के साथ साथ जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वही प्रैक्टिस आपकी नीटनेस और आपके केक को कहते हैं कि और खूबसूरत से खूबसूरत, ये एक आर्ट है। वाकई एग्जैक्टली, मुझे लगता है केक्स बनाना, बेकिंग करना इट्स एन आर्ट, और ये भी एक कलर्स के साथ खेलना, ये सब एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट है। ज़बरदस्त। तो अब आप एहतशाम बताएं, अपने सिंगल्स, अपनी एल्बम कब तक आपका प्लान है कि आपने इसको करना है? मेरा अभी 2 दिन पहले एक गाना रिलीज़ हुआ है, ओके, और उस गाने का नाम है तड़प, वो भी रिलीज़ हुआ है। ठीक है। उसके अलावा अब एक एल्बम आ रहा है जो 2025 में इंशाल्लाह रिलीज़ होगा, और इंडिया से उसको रिलीज़ किया जा रहा है। ओके। और कुछ पाकिस्तान से भी उसकी कोलैबोरेशन चल रही है, तो दिस ईयर इंशाल्लाह। हम आपसे वही गाना सुनते हैं। कौन सा? तड़प, राइट? ओके, ज़रूर। तेरा मेरा हर पल जैसे ख्वाबों का, दिल ये मेरा धड़के तू जाने ना, ये सपना जी लिया है, कोई अपना मिल गया है, मेरा जो भी था सब तेरा कर दिया है, ये सपना जी लिया है, कोई अपना मिल गया है, मेरा अपना जो भी था सब तेरा कर दिया है। वो तेरे संग जीना आया रे, वो तेरे संग जीना आया रे, तुम ही मेरा दिल लुटिया वे, तुम ही मेरा दिल लुटिया वे। तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया साथिया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया साथिया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया साथिया, तू मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया साथिया, तू
कैसे मैं बताऊं ये दिल जानता इश्क में कितना है इंतजार कर रहा। छोड़ दिया है सारा ज़माना जब से मिले हैं हम साथिया। कोई फिक्र ना दुनिया की हमको जीने लगे हम फिर साथिया। बस तुझको दिल दिया सब अपना दे दिया कोई अपना और ना बाखुदा। ओ तेरे संग जीना आया रे ओ तेरे संग जीना आया रे तुम ही मेरा मेरा दिल लुटे आवे तुम ही मेरा मेरा दिल लुटे आवे। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया साथिया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया साथिया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया साथिया। तू मेरा हो गया मैं तेरा हो गया तू मेरा हो गया साथिया। वेरी नाइस जी, बहुत ज़बरदस्त। इन द एंड थैंक यू वेरी मच हसन, बहुत शुक्रिया आपका भी, एहतशाम आपका भी बहुत शुक्रिया और सारा आपका भी बहुत शुक्रिया। इतना खुश शक्ल खाना है, अभी हम ऑफ एयर इसको खाएंगे और चेक भी करेंगे। और सारा बहुत अच्छा लगा कि आपने ज़बरदस्त हमारे लिए एपेटाइज़र बनाया। इन द एंड हसन, मैं चाहूँगी ज़रूर आपके बहुत सारे लोग जो आपको दिख भी रहे होंगे, आप अपने ब्रांड के हवाले से जिसको आप अभी ऑफिशियली लॉन्च करने वाले हैं, कुछ कहना चाहें? एनीथिंग यू वांट टू से? नॉट रियली अभी आपने बिल्कुल नहीं सोचा कि अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा। चले ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।